तो देखो, चैप्टर 1 हमने पिछली मीटिंग में कर लिया, उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी है। और चैप्टर 2 जो है, इसके जितने भी सवाल क्लास वर्क में थे वो सारे पीडीएफ में हैं। तो पहले इस सवाल पे आते हैं जो सर ने कराया है। इस सवाल के अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि जो कंपनी है हमारी, वो करी है ये एक्स क्लेम, तो इतने क्लेम वो पे कर रही है कि पर्सन जो है वो डाई हो रहा है उसके लिए। तो अब डाई ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1 - q, मतलब 0 जो होता है, ये कहते हैं कि वो डाई नहीं हुआ। और x इक्वल टू बी, कि वो डाई हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो हमने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है। तो मीन जो होता है इस तरह होता है कि मीन हम निकालेंगे दोनों पॉसिबल केसेस से, कि पहला जो हमारा केस है वो 0 है और दूसरा है बी। तो हम जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर डालेंगे, एक बार 0 डालेंगे, एक बार बी, और उसी फंक्शन को उसी से मल्टीप्लाई कराएंगे जो फंक्शन के अंदर हमने डाला होगा, जिसकी वजह से हमें मीन मिल जाएगा। अब मीन जो हमारा बी क्यू है, अब उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएंस की। तो वेरिएंस निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला पता है कि वेरिएंस निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, जो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस वजह से हमने ई एक्स हम पहले निकाल चुके, ई एक्स स्क्वायर हमने निकाला है, वो बी स्क्वायर क्यू आया। ये दोनों हमने निकाल लिए, फिर हमने वेरिएंस भी निकाल लिया। तो दोनों फॉर्मूला भी हमने सिर्फ ड्राइव करें मीन और वेरिएंस में। अब यहाँ पे क्लेम मॉडल की बात हो रही है। क्लेम मॉडल क्या है? क्लेम मॉडल यहाँ पे उसका एक फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू बी आई। अब जो एक्स है वो रैंडम वेरिएबल है, कि कितने वेरिएबल हो गए उसकी बात हो रही है। और जो आई होता है वो इंडिकेटर वेरिएबल होता है। इंडिकेटर का मतलब है कि 0 जो है वो डेथ ना होने के लिए होता है, और 1 जो है वो डेथ होने के लिए होता है। अब यहाँ पर जो है हमें बी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, बी की वैल्यू सवाल में गिवन थी, और प्रोबेबिलिटी भी हमें गिवन थी, और बी की ना 2 वैल्यू गिवन है। तो इस वजह से ना हमें 2 केस मिल गई कि ये जो आई है इंडिकेटर वेरिएबल है, जो कि बता रहा है कि लिविंग के लिए होगी ये बात। और जो बी की हम बात करें, ये बता रहे हैं क्लेम अमाउंट, हम कितना उसको अमाउंट देंगे, और इतने अमाउंट देने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इतने अमाउंट देने की प्रोबेबिलिटी ये है, और उतने अमाउंट देने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो अब हम टोटल हम निकाल लेंगे, मतलब हम इसकी मदद से ये निकाल लेंगे कि ये जो 1 है वो जिंदा होने को रिप्रेजेंट करता है, और 0 जो है मरे होने को करता है। तो हम बता देंगे कि मरने पे का कितना चांस है। तो हम इसके अपोजिट के लिए कर लेंगे, एक बार हम 1 के लिए निकाल लेंगे, एक बार हम 0 के लिए निकाल लेंगे। 2 के लिए हम निकालेंगे। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने निकालेंगे कि बी गिवन आई इक्वल टू 1, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएं। तो अगर तुम सवाल देखो ना, तो सवाल के अंदर डेटा में हमें गिवन होगा। अगर बुक में सवाल खोलो तो गिवन होगा, सवाल की तरफ चले जाते हैं। सवाल कौन से? सवाल है 2.2 चैप्टर 2 का। इस सवाल के अंदर ना कुछ गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है मैंने, लेकिन गिवन है कि हमारी जो वैल्यू है तो हमने आगे लगाई, ये 50,000 वाली और 25,000 वाली। और ये बताया गया था कि 25,000 और 50,000 दोनों अमाउंट देने का क्या चांस है तो एक कंपनी को। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी थी, जो कि बहुत कम है। ठीक है, अब हम उसके बाद की बात करते हैं। तो हमने इसकी मदद से 0 के लिए निकाला, 1 के लिए पता था हमें, तो 0 के लिए 1 माइनस करके निकाल लिया। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम निकाल लें, बी गिवन आई इक्वल टू 1। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो आई इवेंट है वो अकर हो चुका है, हमें बी
की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब I1 = का मतलब ये है कि जो भी इंडिविजुअल है वो भी जिंदा है, मरा नहीं। अब जिंदा बंदे का क्या चांस है कि हम उसको ब्लेम देंगे, कितना परसेंट चांस। तो ये इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है। अब ये जो इसकी वैल्यू आई है, इंटरसेक्ट आएगी, ये वही वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी हमें पहले गिवन थी 0.02 सवाल। और ये जो प्रोबेबिलिटी है ना 0.025 की टोटल प्रोबेबिलिटी हमने इसको डिवाइड करा, तो हमें पता चल गया कि इसके लिए ये प्रोबेबिलिटी आती है। और हम 50,000 वाले पे गए, तो 50,000 वाले के लिए हमें ये मिल गई। अब अच्छा, ये टोटल जो है ना, ये 0.0025 ये सवाल में गिवन नहीं होगी ना। सवाल में ना तुम ये वाली गिवन है 0.005 और 0.002। आप इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे ना तो तुम्हारी टोटल आ जाएगी। तो ऐड करेंगे तो हमें 0.025 वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल है कि दो प्रोबेबिलिटीज में गिवन होंगी, ये वाली, एक ये ऊपर वाली और एक ये वाली। अब जो उसके नीचे जो है ना वो टोटल है, वो हम इन दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। और ये जो साइड में ना ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का साइन था, ये वाला। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इसमें होता है ये कि जब भी ये वाला साइन लगे तो इंटरसेक्शन लगता है और डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। अब उसके बाद ना ये सवाल का पार्ट, दूसरा पार्ट है। इस पार्ट के अंदर ना तुम्हें ये बताया गया कि 0% की बात हो रही है, मतलब जीरो की। जीरो का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 85 है। मतलब 85% चांस है एक्स की वैल्यू जीरो होने का। और अगर एक्स की जो लिमिट है वो 0 से 2000 के दरमियान हम बात करें, उसके लिए एक पीडीएफ फंक्शन दिया भाई। और एक्स की वैल्यू एक्जैक्टली 2000 के लिए प्रोबेबिलिटी दी हुई। तो आगे चल के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो मॉडल है, क्लेम मॉडल, वो ये मॉडल है हमारा। ये एक फॉर्मूला याद रखना है। और क्लेम मॉडल में हमने करना ये है कि एक्सपेक्टेशन निकालनी है। अब एक्सपेक्टेशन जो है ना वो निकालने के लिए हमें करना ये है कि दोनों चीजें देखनी है, अगर सारी चीजें। अगर मैं ऊपर आता हूँ, ऊपर दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे तुम्हें मिल रही है कि एक जो मिल रही है 0.85 मिल रही है और एक ये फॉर्मूला मिल रहा है। अब इस फॉर्मूले की मतलब ये है कि लिमिट का मतलब है इंटीग्रेट हम करेंगे इसको। और जहाँ पे सिंगल वैल्यू लिखी हुई है, तो अब हम मीन निकालने के लिए इन तीनों को कंसीडर करेंगे। ये मेन बात है बताने वाली। तो तुम देख लो कि वहां पे जीरो था तो इसलिए जीरो है। और ये प्रोबेबिलिटी थी 85, ये हमने पहली वैल्यू लिखी। फिर जो दूसरी वैल्यू थी जिसके आगे लिमिट थी 0 से 2000, तो उसको हमने इंटीग्रेट करा है। वही पूरा पीडीएफ फंक्शन लिख दिया हमने। और उसके बाद जो एग्जैक्टली 2000 लिखा हुआ था 2000 लिख दिया हमने। और हमने उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी, कुछ भी नहीं करा। तो वहीं से देख के लिखना है। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज है कि ये चीज देखनी है कि के पावर में आ जाते हैं। यहाँ पे भी के पावर में आ रहे हैं, बस ये चीज याद रखनी है। अब के जो है ना वो 1 और 2 दो जगह लग रहा है, सोचे के = 1 और 2 लिखा हुआ है। दो जगह मतलब है के। अब हमने इस पूरे को सॉल्व करके ना मीन निकाल लिया, क्योंकि 120 आया। ठीक है, अब हम इस पूरे को सॉल्व दोबारा करते एक्स स्क्वायर करके। अब एक्स स्क्वायर का मतलब है, तो यहाँ पे देख रहे हो एक्स है, तो यहाँ हम स्क्वायर कर देंगे। अब मैं एक बात ये कहूंगा कि ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना, सर भी डायरेक्ट लिख रहे होते हैं और हमारी बुक में भी डायरेक्ट है। और हमारे सवाल जो है वो एग्जैक्ट पेपर में भी सेम आते हैं। तो हमें इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना चाहिए कि इसको हम इंटीग्रेट या पूरा सोल्यूशन कैसे करेंगे। हमारे आंसर ही वही आते हैं, तो हमें मसला नहीं है। हम सिंपल अपने आंसर ही याद करके चले जाएंगे कि ये आंसर है। ठीक है, पेपर में स्टेप सॉल्व करने का हमारे पास टाइम भी नहीं होता। जैसे ये दो आंसर है, तो ये दो आंसर हमें मेमोराइज हो जाएंगे और वेरिएंस जो है मिल जाएगा। तो सवाल देखो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे खत्म हो गया है। ये पहला सवाल था चैप्टर 2 का, इसको मैं दोबारा रिव्यू देता हूँ।
अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने अभी शुरू करी तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ। तो ये फंक्शन जो है ना, ये सवाल में गिवन होगा हमें, और हम मीन इस तरह निकालेंगे कि ये जो फंक्शन है ये लिखेंगे यहीं से ही, और ये जो उसके बाद जीरो है मल्टीप्लाई करा देंगे, और ये जो बी है ये इधर आ जाएगा, और ये तो सिंपल मीन निकालने का तरीका ये है कि डायरेक्ट हम ऊपर वाले फंक्शन से देख के निकालेंगे। फिर हम वेरिएंस की तरफ आते हैं, तो वेरिएंस में के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमने मीन निकाल लिया, तो अब हमें ई एक्स स्क्वायर निकालना है। ई एक्स स्क्वायर के लिए हमने करना ये है कि सिंपल स्क्वायर कर देना है इस पहली टर्म को। जैसे ऊपर थी यहाँ पे सिंपल थी, इधर नीचे वाले पे स्क्वायर आ जाएगी, तो हमें वैल्यू थोड़ी डिफरेंट मिलेगी, बी स्क्वायर क्यों मिल जाएगी। तो ये वेरिएंस से फॉर्मूले पुट करके हम वेरिएंस निकाल लेंगे। तो मीन और वेरिएंस वाला पहला पार्ट हो गया। अगर ये सवाल आता है तो 20 नंबर का आएगा, तो 5 नंबर का सिंपल सा ये काम है। तो हम अगली चीज का आ जाते हैं। अगली चीज में ये जो क्लेम का फॉर्मूला लिखा है ये भी सवाल में गिवन होगा। ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ये हम खुद से लिख रहे हैं बताने के लिए कि ये तुम्हें खुद भी पता होगा, तुम लिख दोगे। ये बी जो होती है वो क्लेम अमाउंट होती है, एक्स जो वो रैंडम वेरिएबल है, और आई जो वो इंडिकेटर है। इंडिकेटर का वेरिएबल का मतलब है कि इंडिकेट करेगा कि जो भी है वो जिंदा या मर चुका है, मतलब जो भी हमारा पॉलिसी होल्डर है वो जिंदा या नहीं। तो 0 रिप्रेजेंट करता है कि वो जिंदा नहीं है, और 1 रिप्रेजेंट करता है कि वो जिंदा है। अब उसके बाद ना ये जो वैल्यू है बी इक्वल टू क्लेम अमाउंट, जो ये हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी भी सवाल में गिवन है। ये भी क्लेम अमाउंट 25,000 जो ये भी गिवन है, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें गिवन है। तो दोनों चीजें हमें गिवन है। तो हमारा पहला काम ये कि टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल प्रोबेबिलिटी हम ऐसे निकालेंगे कि ये वाली प्रोबेबिलिटी को 1 का समझो, ये वाली को 2 कह लो, और इन दोनों को ऐड करो तो तुम्हें ये मिल जाएगी, ये टोटल प्रोबेबिलिटी। बस हमने टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो कि हमारी मेन है। ये जो स्टेप है इसका भी कोई काम नहीं है, लेकिन ये 1 माइनस करके दिखाया गया कि 1 माइनस करेंगे तो इंडिकेटर की जब वैल्यू 0 हो जाएगी 1 माइनस करने से, तो उस पर क्या प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हमारी टोटल जो ये है, अब हमने करना ये है कि आगे सोल्यूशन इस तरह की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का साइन लगाना है हमें। ये जो साइन होता है स्लैश, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होता है, तो ये साइन हमने लगाने। अब इसके अंदर करना ये होता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना होता है, जो हमने पहले कैलकुलेट कर ली 0.025, और जो ऊपर प्रोबेबिलिटी गिवन थी हमें 0.02, उससे वो ऊपर आ जाएगी। तो एक वैल्यू आ गई हमारी 0.80, दूसरी वैल्यू भी हमारी आ जाएगी, फिर टोटल से डिवाइड करना है, और दूसरी प्रोबेबिलिटी को हमने टोटल से डिवाइड करा, तो दोनों हमारी आ गई। तो ये यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट हो गया पहले सवाल का। अब ये जो चीज लिखी हुई है ये भी सवाल में गिवन है, सवाल ही उतारा है सबसे मैंने। और ये नीचे जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है ये भी पूरा सवाल है। ठीक है। अब ये सवाल का तीसरा पार्ट है, मतलब 10 नंबर का सवाल हो चुका है। अब तीसरे पार्ट के अंदर, जिस तरह हमने पहले पार्ट के अंदर मीन निकालने के लिए हर एक को का एक्स लिखा था और उसके साथ ये लिखा था, तो इधर भी हमने यही करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज आ गया, जो कि लिमिट आ गई। जब लिमिट आ जाती है तो हम इंटीग्रेट करते हैं, तो हमने इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पे। तो देखो 0 हमने लिखा क्योंकि उधर एक्स 0 था स्टार्ट में, और फिर हमने लिखा ये, तो उसके साथ की वैल्यू थी। और उसके बाद ये जो इंटीग्रेशन की तो लिमिट थी, तो लिमिट लिख दी और वो पूरा फंक्शन हमने लिख दिया। और उसके बाद जो आखिरी वैल्यू थी नीचे वाली, वो 2000 लिखी हुई थी एक्स वहाँ पे, और उसके साथ जो प्रोबेबिलिटी थी वो मल्टीप्लाई कर दी। तो मैं ऊपर आके दिखा देता हूँ कि बिल्कुल वैसे ही किया गया, नी से कॉपी पेस्ट वर्क है ये, कुछ भी नहीं किया गया। 0 लिखा, 0 को मल्टीप्लाई करा दिया 0.85 से, इधर जो लिमिट थी वो लिमिट लगा के इसको इंटीग्रेट करा दिया, और फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई करा दिए इसके साथ। लेकिन करा क्या, 0 के ऊपर पावर के आ गई, के पावर लिखी हुई है, और इसके ऊपर भी। ठीक है। ये सिंपल सा काम है, वहीं से छापने वाला काम है ये, सवाल में तुम्हें मिला, बस पावर के लिख दिए यहाँ पे भी। तो अब उसके बाद ना मीन की वैल्यू और वेरिएंस की वैल्यू सॉल्व करके आएगी, लेकिन हमारे टीचर ने भी डायरेक्ट लिख दी है, तुम भी डायरेक्ट लिख दो, कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो लोग पढ़ते हैं ना उनका लेवल ही होता है कि वो डायरेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब उन्हें जरूरत नहीं होती कि वो एक चीज शो करके दिखाएं। ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो अब ये अगर कुछ सॉल्व करना चाहे तो कर रहे, लेकिन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि मीन हमारा ये, और ये एक्स स्क्वायर हमारा ये। अगर कोई अलग से कैलकुलेट कर रहा है ये एक्स स्क्वायर, तो उसको क्या करना होगा, यहाँ पे बस स्क्वायर करना होगा एक्स की टर्म पे, इधर भी और इधर भी, देख रहे हो, और इधर भी। तो इसीलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि के इक्वल टू 1 और 2। के 1 और 2 किस तरह है कि एक बार हम सिंगल के लिए निकालेंगे जो कि हमारा 120 आया, और एक बार जब हम दूसरे के लिए निकालेंगे तो हमारा ये 15,000 आ जाएगा, या 1.5 लाख है, 1.5 लाख आ जाएगा। तो जब हम इसको वेरिएंस के फॉर्मूले में डालेंगे तो वेरिएंस मिल गया। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया चैप्टर 2 का। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। ये सवाल नंबर भी लिखा हुआ है कि अगर कोई
बुक से देखना चाहे तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल है। इधर तुम्हें एक बात जा रही है कि डाइस की बात की जा रही है। डाइस की प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता है 1/6 होती है। तो डाइस की प्रोबेबिलिटी 1/6 और इसके पॉसिबल आउटकम जो है वो 1 से लेकर 6 तक है। तो ये वो लिखे हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब हमें पता है डाइस वाला एक्सपेरिमेंट जब भी आता है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे ना हम y कंसीडर कर रहे हैं और x कंसीडर कर रहे हैं, दो वेरिएबल। ये देखो, ये y और ये x है। अब ऐसा करने की वजह क्या होगी, सवाल पढ़ते हैं, सवाल में लिखा हुआ है लेट x बी द नंबर शोइंग व्हेन अ ट्रू डाइस इज थ्रोन, लेट y बी द सम ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स। अब जो y है ना वो हेड की बात कर रहे हैं और x जो है वो डाइस की बात कर रहे हैं। अब लिखा हुआ है कि व्हेन x ट्रू पॉइंट्स आर टॉप कैलकुलेट। तो x ट्रू पॉइंट की बात कर रहे हैं तो तुम्हें ना y की जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेकर जाएंगी 6 तक। ठीक है, और ये जो 6 है ना वो ट्रू पॉइंट टॉस किया जा रहा है। अब ट्रू पॉइंट टॉस किया जा रहा है कितनी दफा, ये जब तक y किया जा रहा है, मतलब y जो एक तरीके से एक रैंडम वेरिएबल इसके लिए काम कर रहा है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो कि हमारा जो n है, n इक्वल टू x है, मतलब जो आउटकम कितनी दफा परफॉर्म किया जा रहा है वो 6 दफा है। और प्रोबेबिलिटी जो है ना वो सेम है। मतलब हम इसकी बात करें, हम बात करें क्वाइन की, हाँ क्वाइन की प्रोबेबिलिटी हाँ होती है। तो अब यहाँ पे ई वाई निकालने के लिए हमें करना यह है कि एक्सपेक्टेशन लगानी है ई वाई गिवन एक्स। तो अब ये जो 0.5 मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये सिंपल उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसकी ये वाली प्रोबेबिलिटी, और ये पॉइंट हमने बाहर ले लिया क्योंकि एक्सपेक्टेशन के अंदर ना कांस्टेंट नहीं आता। अब उसके बाद हमने करा ये कि बात करें उसकी प्रोबेबिलिटी की, डाइस ई एक्स निकालने हम, हमने ई वाई निकाल लिया। अब हम ई एक्स निकाल रहे हैं। ई वाई कितना सिंपल था कि हम बात कर रहे थे क्वाइन की। ठीक है, क्वाइन की बात कर रहे थे तो क्वाइन की प्रोबेबिलिटी हमें पता है हाफ होती है। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, सिंपल इसकी है। और ई एक्स की प्रोबेबिलिटी में हमने क्या करा, पॉइंट वो आइस की बात करें तो उसमें 1/6 होता है, तो हमने 1/6 लिखा। और उसके बाद जो कंडीशन हमें सवाल में गिवन थी कि वो सम है तमाम चीज़ों का, तो हमने सम करके लिख दिए, जिसकी वजह से हमें ई एक्स की प्रोबेबिलिटी मिल गई। और फिर ई वाई की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली नहीं थी, उधर ई एक्स मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था, तो ई एक्स की मल्टीप्लाई करा दी। तो हम सवाल की तरफ दोबारा आते हैं, एक बार दोबारा बताता हूँ कि सवाल में बोला क्या गया। देखो सवाल में बोला गया था कि लेट वाई बी द सम ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, एक्स बी द नंबर शोइंग ऑन अ वन ट्रू डाइस। जो एक्स है ना तुम्हारा वो नंबर है जो कि ट्रू डाइस पे शो हो रहा है। ठीक है, जो कि क्या हो सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक हो सकते हैं। हमने जो ऊपर की लाइन पढ़ी उससे ये लिखा। उसके बाद लेट वाई बी द सम ऑफ द नंबर ऑफ हेड। वाई जो है वो सम ऑफ द नंबर ऑफ हेड है, मतलब जितनी दफा हेड आएंगे हम सम करते जाएंगे। अब उसके बाद लिखा हुआ है ऑब्टेन व्हेन एक्स ट्रू कॉइन आर टॉप। ठीक है, एक्स ट्रू कॉइन आर टॉप। तो एक्स ट्रू कॉइन का मतलब क्या है, एक्स ट्रू कॉइन का मतलब ये है कि हमें कॉइन पता नहीं कितनी दफा टॉस किए गए, लेकिन हमने उसको फिक्स किया दिया क्योंकि डाइस जो थे ना हमारे उसमें फिक्स थे, तो हम उस डाइस को देख के ही हम फॉलो कर रहे हैं। मतलब दोनों ना आपस में लिंक है, इसलिए यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का साइन आ रहा है कि दोनों प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से लिंक है, एक्स भी और वाई भी, क्योंकि एक कॉइन के लिए और एक डाइस के लिए। लेकिन कॉइन में को जब हम टॉस डाइस को जब हम टॉस करते हैं तो उस पर जो नंबर आता है उसको उतनी बार हम दोबारा कॉइन को टॉस करते हैं, और कॉइन में जब हेड आएगा तो हम उसको ऐड करेंगे। तो टेक्निकल प्रॉब्लम है ये,
लेकिन अगर तुम लोग देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल फॉलो होती है उसके लिए डाइस के लिए, वो कॉइन के लिए बायनोमियल फॉलो होती है, तो इसलिए 0.5 लिखा हुआ है। जब हम ई वाई निकाल रहे हैं तो ई वाई निकालने के लिए हमने सिंपल ई वाई नहीं लिखा, ये कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब यह है कि जब कोई भी दो इवेंट आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट किया जाता है। मतलब इस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन जो एक्स की है वो मल्टीप्लाई होगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रूल है, ये तुम लोग को याद रखना है कि हमने मल्टीप्लाई कराना है। और दूसरी जो एक्स की वैल्यू है ना, वो बताई गई थी कि जो सम है, इसका जितनी भी वैल्यूज आ रही है ना डाइस, उन सबका हमने सम करना, ये सवाल में बात दी हुई थी। और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/6 है, तो हमने उन सबका सम करा और उनकी प्रोबेबिलिटी। तो उसके बाद हमने करा ये कि ये जो वैल्यू आई ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई के साथ मल्टीप्लाई करा दी। मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा दी। इसकी वजह से हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई भी मिल गई। अब हमने वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस फॉर्मूला जो है वो एनपी क्यू होता है बाइनोमियल में। ठीक है, तो वेरिएंस के लिए जो एन है वो हमारा एक्स हमें पता नहीं है, और पी और क्यू जो होता है हमारा क्वाइन का वो सेम होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ना दोनों की हाफ होती है, तो इसलिए कि हाफ लिखा हुआ है। उसके बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो x/4 आ गया। उसके बाद जब वेरिएंस निकालने की बारी आई तो वेरिएंस निकालने के लिए हमने करा ये कि जो वेरिएंस है वो बराबर है किस चीज के, ई एक्स वाई, मतलब ई वाई गिवन एक्स, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और वेरिएंस एक्सपेक्टेशन लगाई गई उसके ऊपर, वेरिएंस के ऊपर। ये एक फॉर्मूला है, जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वेरिएंस निकाला जाएगा तो ये एक फॉर्मूला आएगा, तो ये भी याद करने वाला है। अब उसके बाद करा क्या गया, कराया गया कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी थी वो लिखी गई। प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारी, हाफ थी। ठीक है, लेकिन जब हमने ऊपर निकाला था वेरिएंस, ये निकाला था ना हमने, ये जब हमने निकाला था तो इसकी वैल्यू ना अब यहाँ पे लिखनी है। अब इसकी वैल्यू आई थी x/4। अब x/4 को हम 0.25 करके भी लिख सकते हैं कि 1/4 0.25 के बराबर होता है, तो ये हमने वहां से देख के लिखा है। अब जो कांस्टेंट है वो एक्सपेक्टेशन के बाहर आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, और उधर वेरिएंस से बाहर जब कांस्टेंट है तो उसको स्क्वायर हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर है। और जो वेरिएंस की वैल्यू है वो अब हम निकाल लेंगे। अब वेरिएंस की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पहले से पता है, और ई एक्स हम पहले निकाल चुके हैं। तो जब हम ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो सिंपल क्या होगा, हर एक टर्म पे अलग अलग करके हम स्क्वायर लिख देंगे। तो हमने लिख दिया, जिसकी मदद से फिर हमें ये भी मिल जाएगा। फिर हम वेरिएंस पूरा निकाल लेंगे। जब हम पूरा वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल लेंगे तो इस पूरे वेरिएंस ऑफ एक्स की मदद से हम वेरिएंस ऑफ वाई निकाल लेंगे। तो इस तरह हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पहले निकाली, और फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई उस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की मदद से निकला गया। तो ये जो सवाल है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, तो इस वजह से ये थोड़ा अजीब सा सबको लग रहा होगा, लेकिन ये इसमें यह है कि दोनों जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो अब हम अगले सवाल पे आते हैं। दो सवाल हो गए। अगला सवाल है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज 2.23। इसका मतलब है कि जो बुक के अंदर एग्जाम्पल है तो उधर से हमने डेटा लेना है। डेटा जो है वो वाला यूज होगा, और हमें क्यू गिवन है और क्लेम अमाउंट गिवन है जो कि बी होती है, तो जिसकी वजह से हमने इसको b=10 करके लिखा हुआ है। अब एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हमें पता है, हम पहली फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, बी क्यू होता है, तो हमने बी क्यू करके निकाल लिया। अब वेरिएंस का फॉर्मूला भी हम पहले ही पिछले साल में ड्राइव कर चुके हैं, जो कि इधर लिखा हुआ भी है नंबर 2.24, जो बुक के अंदर इक्वेशन नंबर है। तो वेरिएंस भी हमने निकाल लिया, तो वो वाला सवाल भी हो गया। अब उसके बाद हम अगले सवाल पे आ गए, जो कि एग्जाम्पल 2.3.3। तो ये भी बुक की एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल में तुम्हें तीन फंक्शन दिए में f(x1), f(x2), f(x3). ठीक है, अब ये बताया गया कि ना इन तीनों फंक्शनों का जो वेरिएबल है x, उसको अगर तुम सम करोगे तो वह s बन जाएगा। ठीक है, और जब वो s बन जाएगा तो तुम क्या करोगे, x1 + x2 की वैल्यू निकालोगे। कैसे, s को उधर भेज के।
x3 को उधर भेज के माइनस करके तो तुम x1 प्लस x2 की वैल्यू निकाल लोगे। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली। तो उसके बाद हमने क्या करा, F2S निकाल लिया। F2S निकाल लिया हमने। F2S निकाला किस तरह के, S की वैल्यू क्या थी, ये थी ना हमारी। S की वैल्यू क्या थी, ये थी। जब हम F2S लिखेंगे तो उसका मतलब है कि सारे फंक्शनों को हम साथ करके लिख देंगे। लेकिन जब हम F2S माइनस एक्स लिखेंगे, एक्स माइनस x3, इसका मतलब है कि हमने सिर्फ दो लिखने हैं, दो फंक्शन लिखने हैं। ठीक है, दो फंक्शन लिखने हैं। अब ये जो पहली चीज है ना, ये एक फॉर्मूला, ये याद रखें। अब इस फॉर्मूले में जब हमने चेंज करा, एस की जगह क्या करा, एक्स माइनस थ्री लिखा, तो इस जगह पे भी ना नीचे तुम देखो तो -3 आ गया है। तो ये चेंज उधर से आया है। अब हम F3 की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब इंटीग्रेशन जो है वो, इंटीग्रेशन में अपर लिमिट हमारी एस है, लोअर लिमिट हमारी 0 है। तो हमने क्या करा, इस पूरे फंक्शन को लिखा है। क्या फंक्शन था हमारा, ये फंक्शन था। इस पूरे फंक्शन को उसके अंदर लिख दिया हमने, और इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करा fx3 के साथ। तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये सारे फंक्शन ऊपर से हमने उठाए। तो ये वाला फंक्शन भी यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है। ये पूरा फंक्शन हमने उठा के लिख दिया वहां से। और ये जो फंक्शन है ये ऊपर, ये भी ऊपर से लिया गया। तो हमने सारे फंक्शन लिख दिए। इन सब की जो इंटीग्रेशन है ये हमने परफॉर्म करनी है। और ये सिंपल अलजबरा है कि ये स्टेप जो भी देखेगा गौर से तो उसको समझ आ जाएंगे। तो इधर हम ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, क्योंकि ये स्टेप सर ने भी करवाए थे। तो ये पूरे स्टेप हमने जब सॉल्व करे तो हमें ना एक वैल्यू मिली, ये इक्वेशन मिली हमें। अब इस इक्वेशन के अंदर ना हमने एस की वैल्यू 2 रखी, क्योंकि हमसे सवाल में ना 2 की वैल्यू के लिए सब कुछ करना था। तो जब हमने 2 रखी ना इसके अंदर तो हमें वैल्यू मिल गई। उसके बाद जब हम मीन के ऊपर आए तो हमने मीन सबका अलग अलग निकाल लिए। अब ये में भी उन्होंने डायरेक्ट निकाला हुआ है, लेकिन मीन भी हमारा आ गया, वेरिएंस भी। अच्छा, ये हमने उस तरह इस तरह निकाला था ना, बी क्यू का फॉर्मूला था मीन का, बी और क्यू। और वेरिएंस का जो हमारा ऊपर हम फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं उसकी वजह से हमने निकाला है। अब हम उसके ऊपर आ गए, सवाल के ऊपर, जो कि 2.31। इस सवाल के अंदर मैं दिखाता हूँ करना क्या है। देखो कि ये जो सवाल है ना, इसके अंदर ना तुम्हें, ये बुक के अंदर अगर तुम खोल लो तो तुम्हें क्लियर शायद आ जाए, यहाँ पे शायद क्लियर ना आ रहा हो। लेकिन आखिरी के जो 3 कॉलम है ना, ये वाले, ये 3 कॉलम, ये तुमने ड्राइव करनी। ठीक है, और सारे कॉलम तुम्हें गिवन होंगे। तो पहला जो कॉलम है ना, ये वाला, ये F1 का है, ये स्मॉल F1। ठीक है, अब स्मॉल F1 एक्स है ये, और ये क्या है, क्यूमुलेटिव वाला है। तो स्मॉल F1 एक्स जो है, ये सिंपल तुम ऐड कराते जाओगे। 0.4 था इधर, तो इधर भी 0.4 आ गया। अब नीचे 0.3 था ना, तो 0.4 प्लस 0.3 इक्वल टू 0.7। और फिर आगे और ऐड करा तो हमारा एंड में 1 चलता चला गया फ्लो में। ठीक है, लेकिन अब ये जो आगे कॉलम है ना, ये कैलकुलेशन से निकाले हुए हैं। अब जो कैलकुलेशन है वो मैं दिखा देता हूँ, ये काफ़ी लंबी है, ये पेपर में करनी पड़ेगी हमें, लेकिन है आसान। तो देखो, हमने उस टेबल के अंदर नंबरिंग थी 1 2 3 4 करके ना, तो जब हम 1 के लिए निकालेंगे तो हम एस की वैल्यू 1 रख देंगे। तो मैं अब नीचे आगे दिखाता हूँ किस तरीके से रखी है। सबसे पहले हम 0 के लिए निकाला। तो देखो, 0 के लिए हमने निकाला तो करा ये कि ये कैपिटल F1 है और ये स्मॉल F1 है, F2 है। तो हमने दोनों 0 0 रखे। उधर टेबल से हमने वैल्यू देखी, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमें गिवन थी, कुछ इसमें से गिवन है। अब जब हम निकालेंगे इसकी एस इक्वल टू 1 के लिए, तो हम करेंगे एफ, कैपिटल F1 और स्मॉल F0, और फिर स्मॉल एफ, वो कैपिटल F0, और स्मॉल एफ जो है वो 1। इस तरह करके ना हमने करना है। ये फॉर्मूला सिंपल है, कोई भी याद कर ले। स्टेप में एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है मुझे, कि पीडीएफ मैंने भेज दी है। तो ये सारे जो स्टेप हैं ये बिल्कुल सिंपल उसी फॉर्मूले पे को फॉलो कर रहे हैं, बस तुमने नंबर चेंज करते जाने हैं 1 2 3 करके। इस तरह जैसे 7 है तो हमने 7 के लिए निकाला है। अब देखो, उसमें टेक्निक सिंपल है।
टेक्निक ये कि अगर तुम 7 के लिए निकाल रहे हो तो करना ये कि पहले 7 लिखने कैपिटल एफ और फिर स्मॉल एफ के लिए 0। बस नंबर कम होगा, इधर एक नंबर कम होगा उधर एक नंबर बढ़ेगा और एंड में ये 0 हो जाएगा और वो मैक्सिमम हो जाएगा। बस ये इधर लॉजिक है, सारे इस तरह की पूरी कैलकुलेशन होंगी। ठीक है, तो ये पूरा सवाल इस तरीके से हो जाएगा कि तुम पूरा टेबल क्रिएट कर लोगे। ये डेमोग्राफी की तरह क्वारी वाला काम है लेकिन ये हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर टू के आखिरी उसके बाद हम लोग चैप्टर टू का आखिरी सवाल पर आ जाते हैं। तो चैप्टर टू का जो आखिरी सवाल है, तो चैप्टर टू का जो आखिरी सवाल है इसके अंदर तुम्हें मीन गिवन है, वो मीन और वेरिएंस निकालना है। डेमोग्राफी के अंदर वही क्वेश्चन था ना, टेबल बनाने वाले, लाइव टेबल तो फारी थी, तो इस तरह की मैं बोल रहा हूँ कि टेबल ही हमें जनरेट करना है कैलकुलेशन करके। तो इसी तरह का ये मिलता जुलता सवाल है ना, ये कहना है इसका। तो हम लास्ट सवाल के ऊपर आ गए, इधर हमें मीन और वेरिएंस निकालना है। अब ये एग्जांपल जो है 2.32 इसका डेटा हमें यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम 2.3.2 वी हैव, ये डेटा जो है मैंने वहीं सवाल से लिखा है बुक से, और ये डेटा भी हमने वहीं से लिखा है। तो अब देखो ये मीन हमने कैसे निकाला है। मीन हमने इस तरह निकाला है कि हमें ना, जब हम तुम लोग बुक खोलोगे तो बुक के अंदर तुम्हें नजर आ जाएगा कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये तो इसमें ना डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉलो हुई है वो हुई है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भले नॉर्मल लिखा हुआ है लेकिन बुक के अंदर ये थी। तो अब ना ये तुम्हें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लिमिट जो है ना वो दी हुई है। मैं बताता हूँ कहाँ दी हुई है। ये पहले में दी हुई है तुम्हें 0 से 2 तक, और दूसरे में दी हुई है 0 से 3 तक। तो जो हमारा ए है वो 0 हो जाएगा और बी हो जाएगा 3। तो देखो इस तरह करके वहीं से जो लिमिट है वो हमने डाली। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का फॉर्मूला होता है ना a+b/2, तो वही हमने करा है। तो मीन हमने दोनों निकाल ली। ठीक है, मीन निकाल लिया हमने। मीन निकालने के बाद हमने वेरिएंस निकाला। वेरिएंस का तुम लोग को ये नॉर्मल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये भी तुम लोग को गूगल पे भी मिल जाएगा या नोट्स में मिल जाएगा। तो ये वही फॉर्मूला है, वेरिएंस में निकाल लिया। अब हमें जो सवाल में पूछा बोला जा रहा था ना, ये कंडीशन दी गई थी कि हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको हमने बोला कि ये जो है x+y जो है वो s के बराबर है, क्योंकि हमेशा से हम यही करते हैं कि s को हम दोनों का सम कर रहे हैं। अब हमने करा ये कि एक तरीका होता है ना z बनाने का, जो हमने पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये वो तरीका है, मतलब मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वेरिएंस का स्क्वायर रूट जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो इसलिए हमने ये माइनस कराया तो z बन गया। और इधर भी हमने करा तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको जो हमने कैलकुलेटर में डाला तो हमारी ये वैल्यू आ गई, ये वाली। ठीक है, उसके बाद ये जो वैल्यू है जेड टेबल से देख ली। अब अगर किसी को जेड टेबल देखना नहीं आता तो वो यूट्यूब पे सिंपल सर्च करेगा, वीडियोस मिल जाएंगी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो जेड टेबल से ही वैल्यू निकाल लेनी है, जेड टेबल पेपर में भी लेके जाना पड़ेगा। तो वन माइनस हमने करा क्योंकि हमने साइन चेंज करा, इसका ये वाला जो साइन है, एंगल जो है ये चेंज हो गया ना, तो इसलिए वन माइनस आ गया। तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई, तो ये हमसे रिक्वायर्ड थी, तो ये वाला सवाल हमारा पूरा हो गया यहाँ पे। अब इस सवाल का अगला पार्ट जो कंटिन्यू हो रहा है, ये जो पूरा डेटा है ये भी तुम्हें सवाल में गिवन है, ये इसका पार्ट भी है। तो अब तुमने इसके लिए सॉल्व करना है। अब इसके लिए सॉल्व इस तरह करोगे कि जो तुम्हारा S4 है ये तुम्हें निकालने को बोला जाएगा। ठीक है, S greater than 4, जब इसको साइन चेंज करोगे तो वन माइनस करके करोगे तो तुम्हें F4 निकालना है, फंक्शन एट 4। तो फंक्शन एट 4 निकालने के लिए ये जो वैल्यू है ना तुम्हारी, ये क्या था, ये तुम्हारा मीन था, ये वेरिएंस था। ठीक है, ये ऊपर हम आते हैं तो देखते हैं। देखो ये जो है ना, ये मीन वेरिएंस नहीं डबल, ये तुम्हें फंक्शन गिवन है ना, ये देखो इंटरवल गिवन है यहाँ पे, ये 0 से 2 तक के लिए है, ये 2 से 3 तक के लिए, 3 से 5 तक के लिए। तो जब हम बात कर रहे हैं 4 के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 पुट कर देंगे एस की जगह, फंक्शन से यहाँ से देख के। तो हमने यहाँ पर नीचे यही करा है, नीचे यहाँ पे 5 वही फॉर्मूले का ही था, और -4 पुट करें तो हम F4 निकाल लें। तो हमें F4 मिल गया। तो जो हमें F4 मिला उसकी वैल्यू ये आई, तो हम इसको करेंगे फॉर्मूले में, कैलकुलेटर में, तो ये मिल जाएगी। तो हमने ये दो बार वैल्यू निकाली थी, एक बार अभी ये निकाली और इससे पहले जब हमने निकाली जेड टेबल से। तो जेड टेबल वाली वैल्यू को हम अप्रोक्स वैल्यू कहते हैं, और डायरेक्ट जो हमने ये निकाली है एग्जैक्ट वैल्यू कहलाती है। तो पेपर में हमें दोनों निकालनी है। तो अब ये लास्ट सवाल है,
इस चैप्टर का। इस सवाल के अंदर तुम्हें डेटा गिवन है और ये नीचे ना एक टेबल गिवन है, ठीक है, टेबल गिवन है ये। अब इस टेबल के अंदर जो जो चीजें लिखी हैं उनको हमने बताने के क्या है। जो क्यू है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ है, ये हमें पता है। बी हमारा क्लेम अमाउंट है, एन जो है वो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर है हमारा। तो हमें ये पता है फॉर्मूला मीन का बी क्यू होता है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एस की, तो हम यहाँ पे एन भी लगा देंगे, क्योंकि एस जो है वो हमारा 4 तक जा रहा था, तो इसलिए हमने सबमिशन के ऊपर 4 भी लिखा। तो हमने इस पूरी जो टेबल था वहीं से पूरी वैल्यू उठा के आपस में हमने मल्टीप्लाई करी है, पूरी टेबल से वैल्यू ली गई। तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एस मिल गया 160। फिर हमने वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का फॉर्मूला भी हमें पहले हम निकाल चुके हैं कि बी क्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू। तो ये जो एन है ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम एस लिख रहे हैं, मतलब एस का वेरिएंस निकालने, और एस जो 4 तक जाता है, तो इसलिए हमने चारों जो टेबल में चारों वैल्यू थी चारों का हमने वेरिएंस निकाला। तो ये हमारा वेरिएंस आ गया 0.25। तो हो गया हमारा पूरा वेरिएंस आ गया। तो इसके बाद हम करेंगे एस माइनस मीन और फिर डेविएशन इस टेक्निक से। अब ये जो वैल्यू है ना 0.95 ये हमने सवाल में गिवन है। तो ये सिंपल जो फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। अब ये जो हमारा मीन आया था और ये वेरिएंस आया था, और थीटा जो हमें पता नहीं था, तो थीटा की हमने वैल्यू ड्राइव करनी है। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हो गया पूरा चैप्टर 2। तो ये थीटा जो हमें पता नहीं था हमने ये निकाल लिया। मीन था ये 160 और ये वेरिएशन था। वेरिएशन का स्क्वायर रूट करा ये डेविएशन होता है। बाकी सिंप्लीफिकेशन हमने करी है तो हमें ये वैल्यू मिल गई। तो चैप्टर 2 हमारा एंड हो गया।